नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21 जून को कर्नाटक की विधानसभा ने 2 संपादकों को 1 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया। 2014 में कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 विधायक ने 2 पत्रिकाओं के संपादकों के खिलाफ उनकी मानहानि करने के लिए लेख छापने का मामला सदन में उठाया। उस वक्त के स्पीकर ने मामले को विशेषाधिकार समिति में भेज दिया। उस समिति ने अपना प्रस्ताव दिया और मौजूदा स्पीकर, जो उन 3 शिकायतकर्ताओं में शामिल थे, इन पत्रकारों को जेल भेजने का आदेश बढ़ा दिया। गृह सचिव को विशेषाधिकार कमेटी का कहना है कि रवि बेलागरे बार बार समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए, मगर अनिल राजू ने माफी मांग ली। इसके बाद भी दोनों कई ऐसे लेख छापते रहे जिनसे इनकी मानहानि होती रही। बस स्पीकर के आदेश होते ही विधानसभा के सचिव ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया कि आदेश का पालन हो, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पत्रिकाओं में जो कुछ छपा था उसका संबंध सदन की कार्यवाही में से नहीं था और न ही उन लेखों से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचती है, मगर हमारे पास वो लेख उपलब्ध भी नहीं, इसलिए हम उसे कंटेंट पर चर्चा नहीं कर सकते। हाई बेंगलोर और येलाहांका वाइस के संपादकों को 1 साल की जेल के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा हुई है। इस फैसले के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की भी आलोचना हो रही है कि जो पार्टी दिल्ली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आवाज उठाती है, वो बेंगलुरु में कैसे यह सब होते देख सकती है। हालांकि यह फैसला सदन का है। 2014 में पत्रिकाओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत करने वालों में मौजूदा स्पीकर भी हैं, जो तब विधायक थे। जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष HD कुमारस्वामी ने इसे अच्छा नहीं माना है और स्पीकर से अनुरोध किया है कि इस पर विचार करें। विशेषाधिकार हनन के मामले में निंदा होती है, फटकारा भी जाता है सजा के तौर पर, मगर जेल भेजने की सजा किसी ने अभी सुनी नहीं। बस यही से विवाद शुरू हो गया कि क्या विधायिका को वो फैसले लेने चाहिए जो न्यायपालिका का काम है। जेल भेजने का काम न्यायपालिका का होता है। हालांकि सदन की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं इससे पहले देखिए 2006 में यूपी विधानसभा ने IBN 7 के खिलाफ 3 विधायकों के स्टिंग करने पर विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। हाल ही में टीवी टुडे ग्रुप ने जब मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक स्टिंग किया, तब विधानसभा ने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया। अब कर्नाटक का मामला सामने है। क्या इन 2 पत्रकारों को जेल भेजने और जुर्माना तय कर सदन ने अपने विशेषाधिकार की सीमा का ऐसा विस्तार कर दिया है। हिंदू अखबार ने 26 जून के अपने संपादकीय में लिखा है कि संविधान ने विधायिका को कुछ विशेषाधिकार तो दिए हैं ताकि सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और सदन चलाने में किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव पैदा न किया जा सके। क्या किसी पत्रकार या सदन के बाहर के सदस्य को इसके दायरे में लाया जाना उचित है? पान सिंह तोमर का एक डायलॉग याद आता है जब उसका किरदार कहता है कि संसद में तो डाकू होते हैं। क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है? क्या कोई लेख सदन की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है? उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अगर तत्व हो भी उस लेख में, तो क्या विशेषाधिकार कानून या प्रक्रिया इन सब बातों को लेकर स्पष्ट है? हमने इस संदर्भ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट नाम की एक मोटी सी किताब के पन्ने पलटे, जिनके लेखक MN कौल, SL शक्धर हैं और जिसे PDT आचार्य ने संपादित किया है। इसके पेज नंबर 303 से 311 के बारे में विशेषाधिकार की प्रक्रिया के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। कि जैसे उसका सार है कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठाने से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी अनिवार्य है। विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए सदस्य को लिखित रूप में लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को देनी पड़ती है। नोटिस के साथ साथ दस्तावेज भी सौंपना अनिवार्य है। नोटिस मिलने के बाद स्पीकर तय करती हैं कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठे या नहीं। इसके बाद स्पीकर का फैसला सदस्य को बता दिया जाता है। स्पीकर मना भी कर सकती हैं, तब जाकर सदस्य सदन में विशेषाधिकार का सवाल उठाते हैं। सदन की एक बैठक में 1 से ज्यादा विशेषाधिकार के मामले नहीं उठाए जा सकते। स्पीकर की सहमति के बाद ही विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार होता है। विशेषाधिकार समिति जब जांच कर रिपोर्ट देती है तो स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसे वहीं रिजेक्ट कर दें या स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार कर लेती हैं तो उसे सदन के सामने रखती हैं और सदन उस रिपोर्ट पर फैसला लेता है। इस किताब के पेज नंबर 310 पर लिखा है कि अगर किसी अखबार की रिपोर्ट में सदन की कार्यवाही के मामले में गलत जानकारी लिखी गई है या सदन या सदस्यों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, तब स्पीकर हो सकता है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में फैसला देने से पहले संपादक को अपना पक्ष रखने के लिए कहें। अगर संपादक माफी मांगते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं या संशोधन छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब स्पीकर विशेषाधिकार हनन का मामला उठाए जाने की अनुमति नहीं देती है, खारिज कर देती है। कई बार सदस्य इस बात के लिए भी प्रिविलेज का नोटिस देने की अनुमति मांगते हैं कि पुलिस अधिकारी ने धक्का मुक्की की, असॉल्ट की, शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इसके बारे में भी किताब के पेज नंबर 311 पर लिखा है। वो दिलचस्प है कि एक के बाद एक कई स्पीकर ने माना है कि अगर सदस्य संसदीय कार्य से अलग किसी काम के लिए यानी पैरवी वगैरह के लिए ठेकेदारी के लिए गया है और उसके साथ धक्का मुक्की हो जाए
या बुरा बर्ताव हो जाए तो वो विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं है। फिर शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ तो वो विशेषाधिकार नहीं होगा, उसका हनन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी विधानसभा के भीतर लोकसभा या उसके सदस्य के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कोई कर देता है तो उसके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हर सदन की अपनी गरिमा और स्वतंत्रता स्वायत्ता होती है। इसके लिए पेज नंबर 314 पर एक केस का जिक्र है कि सदन की अवमानना या विशेषाधिकार के हनन के मामले में सजा का प्रावधान है। जिस किताब का मैंने हवाला दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसी पर 272 नंबर पर लिखा है कि अगर अवमानना या विशेषाधिकार का हनन बहुत गंभीर नहीं है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, तो अवमानना करने वाले व्यक्ति को सदन की दहलीज पर बुलाकर शब्दों से प्रताड़ित किया जाए। इसके लिए लोकसभा में अभी तक ऐसे सिर्फ 2 मामले हुए हैं जब सदन की दहलीज पर बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। मतलब वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं और सदन अपनी नाखुशी जाहिर करता है। इनमें से एक मामला एक साप्ताहिक पत्रिका द ब्लिट्ज में छपे लेख का भी है। एक केस में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी प्रताड़ित किया गया, मगर उन्हें सदन की दहलीज पर नहीं बुलाया गया, सिर्फ हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था। पेज नंबर 273 पर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में लिखा है कि विशेषाधिकार के मामले को तय करते समय सदन के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति होती है। सदन कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस मामले में सदन ही सर्वोच्च है, मगर सदन को संविधान के दायरे में ही फैसला लेना होगा। अगर सदन चाहे तो उसके पास जो सजा देने का अधिकार हैं वो पर्याप्त नहीं, अगर उसे लगता है तब वो इस मामले को अदालत में भेज सकता है। जितना पढ़ा उससे यही समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है, मगर इंडियन एक्सप्रेस में संजय हेगड़े ने लिखा है कि वहां भी बहुत सारी स्पष्टता नहीं है। एक बार लोकसभा की पब्लिक गैलरी में किसी विजिटर ने नारे लगा दिए, उनके पास से 2 पिस्टल मिल गई और पटाखे भी। सदन के एक महीने की कड़ी सजा जेल की सुनाई थी। स्पीकर के आदेश पर इस फैसले को पुलिस के पास भेज दिया गया। 19 दिसंबर 1978 को छठी लोकसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आर.के. धवन और डी सेन को विशेषाधिकार हनन के मामले में 2 सत्रों के बीच जो प्रोरोगेशन होता है उसके समय में जेल भेजने का फैसला सुनाया था और सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिए जाने का भी फैसला था। मगर 7 मई 1981 को 7वीं लोकसभा ने एक दूसरा प्रस्ताव पास कर इन तीनों को निर्दोष करार दिया और पुराने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। आज हमारे साथ फैजान मुस्तफा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ और नलसर लॉ कॉलेज हैदराबाद के वाइस चांसलर। फैजान साहब, कड़ियों से शुरुआत करते हैं कि ये विशेषाधिकार आया कहां से। जितना पढ़ा मैंने संविधान सभा की बहस, उससे यही लगा कि अगर ये ना हो प्रिविलेज सांसदों या विधायकों के पास, तो वो सदन में बोलते समय वो खुल के नहीं बोल सकते। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाके नहीं कह सकते कि विधायक ने हाई कोर्ट के बारे में कोर्ट के भीतर, हाउस के भीतर इतना कुछ कहा है। तो इतनी आजादी, निर्भीकता प्रदान करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दी जाती है। रवीश, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने संविधान के बड़े मुद्दों को अपने प्राइम टाइम में उठाया। ये आप समझ लें कि संविधान का एक सिद्धांत है कि जिसके पास शक्तियां होंगी उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। तो इंग्लैंड में जब राजतंत्र था और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, तो पार्लियामेंट में कोई राजा के खिलाफ बोलता था तो उसके विरुद्ध अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी आप देखिए कि 1453 में थॉमस थॉर्प जो स्पीकर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो एक फाइन नहीं दे पाए और वो फाइन के नॉन पेमेंट पे उनके सजा दी गई। उसके बाद 1512 में स्ट्रेट केस में इनको सजा दी गई जेल की, क्योंकि इन्होंने 3 बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो राजा को पसंद नहीं थे। फिर 1629 में एलियट, हॉलिंस और वैलेंटाइन को इस बात पे सजा दी गई कि इन्होंने देशद्रोह वाली स्पीचेस दी। और 1543 में फेरार्स को अजीब गरीब बात थी कि ये एक किसी के श्योरिटी थे, किसी ने कर्ज लिया था और वो कर्ज पे नहीं किया, इस बात पे इनको सजा दी गई।
तो ये सारी जितने भी मैंने आपको केसेस बताए इंग्लैंड से जी, इन केसेस में ये था कि जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको राजा के विरुद्ध विशेषाधिकार दिया जाए। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में जहां संसद जो है सर्वे सर्वा है, वहां संसद को इतने अधिकारों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं नागरिकों को अधिकारों की जरूरत है। इसलिए क्योंकि आज संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, वहां पे बोलने पर कोई किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रिविलेजेस की ज्यादातर जरूरत जो ऐतिहासिक थी इंग्लैंड में, वो समाप्त हो चुकी है। अच्छा, अब क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है प्रिविलेज की जरूरत? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, प्रिविलेजेस में जब मैंने आपको लास्ट टाइम जब राष्ट्रपति पे बात हुई थी तो कहा था कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की क्वीन से अलग है। ऐसे ही भारत की संसद इंग्लैंड की संसद की तरह संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। आप ये देखिए कि इंग्लैंड की संसद के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकती है, इस हद तक कि किसी मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। भारत की संसद जो है वो सर्वोपरि नहीं है, संविधान सुप्रीम है भारत में। इसलिए यहां पे भारत की संसद को वो सारी प्रिविलेजेस क्लेम करना, आप सोचिए जब संविधान बना हमने ये कहा कि भारत की संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो अंग्रेजों की संसद के होंगे। और आप ये सोचिए कि बाबरी मस्जिद के बारे में कल्याण सिंह ने कहा था कि ये दास्ता की निशानी है, लेकिन आप ये देखिए कि ये अनुच्छेद 105 में साफ लिखा था कि संविधान में संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। और उसके बाद में 42वें संशोधन से सिर्फ इतना अमेंड कर दिया कि वो अब वो होंगे जो 20 जून 1978 को हाउस के थे, जिस दिन 44वां अमेंडमेंट जो है बना। तो आज भी भारत की संसद के विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर हैं। मैं समझता हूं संसद की कार्रवाई करने में कोई किसी तरीके का रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता। इसलिए संसदों को उसके डर की जरूरत नहीं है, उनको किसी अरेस्ट से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि संसद में बोलने की एक खुली आजादी होनी चाहिए और वो आजादी संविधान ने उन्हें दी है। आप ये समझिए कि नागरिकों का जो अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसमें बहुत सी तकरीबन 10 उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अनुच्छेद 19(2) में दी हुई हैं। लेकिन संसदों का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट अधिकार है और उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि भाई बोल संसद में रहे हो, संसद में जो कुछ भी बोलेंगे, जो भी वोट वो देंगे, लेकिन वो पूरी तरह संविधान। लेकिन सर ये जो कर्नाटक वाला मामला है ये तो सदन के बाहर का मामला है। सदन के बाहर, सदन के दूसरे, जितना मैं पढ़ रहा था उसमें यही लिखा जो समझा कि जो विशेषाधिकार का मामला है वो सदन के भीतर सांसदों को वो परिभाषित करता है, उसी के तहत आता है। मैंने उनके अधिकार पर किसी ने अतिक्रमण किया हो या उनसे झूठ बोला हो या उन्होंने कोई गलत बात कही हो तो वो लोग उस दायरे में आते हैं। लेकिन जो बाहर के सदस्य हैं, प्रेस के लोग हैं, वो अगर कुछ लिखते हैं, संसद पर कुछ आक्षेप लगाते हैं या मान लीजिए स्पीकर पे कोई आक्षेप लगाते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि विधायक पर आक्षेप लगाना और स्पीकर पर आक्षेप लगाना क्या दोनों एक है, दोनों का एक ही तरह का उसका पैमाना है? ये सारे सवाल मेरे सामने घूम रहे हैं। रवीश, ऐसा है कि ये जो विशेषाधिकार है ये संसद में बोलने के बारे में है। अब अगर संसद में किसी एमपी ने स्पीच दी और उस स्पीच में समझिए उन्होंने किसी की मानहानि कर दी, अब वो प्रोटेक्टेड है। बाहर आके उन्होंने स्पीच को ट्वीट कर दिया अपनी, तो अब उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा प्रिविलेजेस का। अब उनके विरुद्ध मानहानि का बाहर जो पब्लिश किया वो होगा। तो ये चाहे मेंबर्स हों या स्पीकर हो, ये प्रिविलेजेस जो हैं ये व्यक्तिगत नहीं हैं, ये प्रिविलेजेस संसद की हैं। यानी संसद की कार्रवाई किसी तरह बाधित ना हो, तो संसद की कार्रवाई अच्छी चले इसलिए दी गई थी।
अब जब पहले अंग्रेज राजा संसद के एमपीज को अरेस्ट कर लेते थे जो उनके विरुद्ध बोलने वाले होते थे या उनके विरुद्ध वोट देते थे, वोट देने के बाद, तो आज तो वो है नहीं, आज तो संसद का राज है। ठीक है, तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक विधानसभा ने फैसला लिया, ठीक है, वो एक तरह से प्रेस की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरह से उसका अतिक्रमण है और जेल भेजने की सजा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये एक तरह से लगता है कि आप खुद ही कोर्ट का काम कर रहे हैं। इस पे क्यों लोग इतना तरह तरह के सवाल कर रहे हैं? मैं इन सवालों से सहमत हूं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 1954 में होमी मिस्त्री बॉम्बे में थे और यूपी विधानसभा के कहने पे उनको वहां से अरेस्ट करके लाया गया और एक जेल में रखा गया, होटल को जेल बनाया गया। उसके बाद जब उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया, इसलिए इनको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद यूपी की असेंबली में एक बड़ा अच्छा केस हुआ केशव सिंह का कि इन्होंने कुछ करप्शन के बारे में लिखा एमएलएस के। उसके बाद इनको हाउस ने सम्मन किया और उनसे पूछा कि तुम्हारे ऊपर ये चार्जेस हैं, क्या कहते हो? इन्होंने मुड़ दे गए और इनके कुर्ते के ऊपर जवाब लिखे हुए थे, तो हाउस ने इनको 15 दिन की जेल में भेज दिया। अब 1 हफ्ते तक ये जेल में रहे, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते के बाद 2 लॉयर्स को कुछ ख्याल आया तो उन्होंने लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें हैबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन की कि ये इलीगल इनको रखा गया है। वो 1 मिनट रवीश सुन ले ये किस्सा। दो जजेस ने इनको रिहा कर दिया। जैसे ही ये प्रादेशिक समाचार में न्यूज असेंबली तक पहुंची तो असेंबली ने कहा कि इन 2 जजेस ने भी संसद की विशेषाधिकार की अवहेलना की है, इनको भी अरेस्ट किया जाए। जब ये बात 2 जजेस को मिली वो इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में अगले दिन पूरी हाई कोर्ट बैठी और उन्होंने कहा क्योंकि स्पीकर ने हमारे जजेस को अरेस्ट करने को कहा है इसलिए स्पीकर को अरेस्ट करके लाया जाए। इस वक्त राष्ट्रपति जी ने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो ये इससे हम किन नतीजों पे पहुंचते हैं? क्या इस तरह के विशेषाधिकार की प्रक्रिया को कोडिफाई किया जाए, तय कर दिया जाए कि क्या और किस तरह से होनी चाहिए? बहुत सारे उदाहरणों को देख के लगता है कि कुछ तो स्पष्टता है ऐसी। ये ठीक है कि ये सारे अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर स्पष्टता ही नजर आती है कि विशेषाधिकार क्या होंगे ये हाउस तय करेगी कि वो किन मामलों में विशेषाधिकार है और किन मामलों में उसका हनन होता है या अतिक्रमण होता है। तो हम पहुंच कहां रहे हैं? क्या जेल भेजने का आदेश देना किसी विधानसभा का किसी नागरिक के जो उसके मौलिक अधिकार हैं, क्या उसका अतिक्रमण है कि ना सुनवाई ना दलील? हालांकि कमेटी के सामने उसको भी बुलाया जाता है, पर फिर भी वो कहां जाएगा बेल के लिए अप्लाई करने के लिए या किसी और तरह से चुनौती देने के लिए? देखिए रवीश, ऐसा है कि बिहार का केस है कि मॉर्निंग सेशन में सर्चलाइट न्यूज़पेपर ने जो हाउस में रियल में हुआ था वो पब्लिश कर दिया शाम में। शाम में हाउस ने उसको एक्सपंज कर दिया। उसके बाद ये जो एडिटर थे इनके विरुद्ध हाउस ने जो है प्रिविलेजेस का ब्रीच की, वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस की प्रिविलेज और नागरिकों की अभिव्यक्ति के अधिकार में अगर टकराव है तो हाउस की प्रिविलेजेस प्रिवेल करेंगी। लेकिन बाद में जो मैंने अभी केशव सिंह का केस बताया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये सारे मौलिक अधिकारों पे लागू नहीं है। तो अगर हाउस की प्रिविलेजेस जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है 21 का, अगर उससे टकराव होगा तो फिर वो उसके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाले सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले जो हैं इन पे भी एक पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इन प्रिविलेजेस का मिसयूज होता है। देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में भी संसद सुप्रीम नहीं है, वास्तव में सरकार सुप्रीम होती है। जो रूलिंग पार्टी है वो सुप्रीम होती है क्योंकि उसके सारे एमपी बैठे हैं मेजॉरिटी में। जो भी लॉ बनता है वो कैबिनेट तय करती है कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता। तो ये विशेषाधिकार वास्तव में हमने संसद को नहीं दे रखा,
बल्कि हमने एक रूलिंग पार्टी को दे रखा है, जो मैं समझता हूं कि अब मैच्योर डेमोक्रेसी में उसकी जरूरत नहीं। आप ये देखिए कि लोगों ने सवाल पूछे पैसे लेके, और लोगों ने जेएमएम ब्राइबरी केस, नरसिम्हा राव का जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव का मामला था, उस पे जेएमएम के लोगों ने पैसे लेके वोट दिया, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि अगर कोई रिश्वत लेके वोट देता है तो वो प्रिविलेजेस और विशेषाधिकार में पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। मैं समझता हूं कि ये केस जो है पीवी नरसिम्हा राव का, पैसा लेकर सवाल पूछने वालों की सदस्यता तो गई थी ना सर, उनकी सदस्यता तो चली गई थी फैजान साहब, जहां तक मुझे याद है। जो 10 सांसद थे, नहीं उनकी सदस्यता गई, वो उनकी सदस्य, वो दूसरा केस है, वो राजा रामपाल का केस है। मैं अभी बात कर रहा था आपसे पीवी नरसिम्हा राव वाले केस की। ठीक है। इस राजा रामपाल वाले केस में संसद ने हटाया उनको, क्योंकि आज तक ने दिखाया कि 25-25 हजार रुपए लेके सवाल पूछते हैं। वहां नरसिम्हा राव साहब चाहते थे कि अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाए, उस पे वो वोट हुआ, और कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई पैसा ले और वोट दे तो वो प्रोटेक्टेड है, और पैसा ले और वोट ना दे तो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो क्या आज जो संजय हेगड़े ने लिखा है कि जो उदाहरण देकर और आपकी बातों से क्या हम वहां पहुंचते हैं कि अब इन विशेषाधिकारों को जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत लाया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि संसद भी संप्रभु नहीं है, सरकार ही एक तरह से जब बिल रख रही है, उसी के सांसद हैं, उसी का बहुमत है, और वही उसी तरह से वो मैनिपुलेट हो रहा है। तो इसके लिए एक जुडिशियल प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको स्क्रूटनी में लाना चाहिए। देखिए रवीश, संविधान में यह लिखा है कि जब तक प्रिविलेजेस को कोडिफाई ना करे, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद कभी कोडिफिकेशन नहीं करेगी। प्रिविलेजेस क्या हैं, इस पे जरूर जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए। उनकी ब्रिज क्या है, ये हाउस तय करेगा। सजा क्या है, हाउस तय करेगा। आप देखिए इंडियन पिनल कोड में अगर आप चोरी भी करें तो किसी जज को 3 साल से ज्यादा की सजा देने का हक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में पार्लियामेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो जो चाहे सजा दे दें। ये मैं समझता हूं संविधानवाद के विरुद्ध है। संविधानवाद का मतलब है लिमिटेशंस, ऑपरेटिंग विद इन लिमिटेशंस। सो संसद की पावर्स पे भी लिमिटेशंस होनी चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, नहीं तो वो 1 साल की जगह हो सकता था कि विधानसभा इनको 10 साल की भी जेल की भी सजा सुना सकती थी। जैसे वो संसद में वो पिस्टल लेके चला गया था तो उसे 1 महीने की सजा सुनाई गई थी। ये आप कह रहे हैं कि इसलिए मौजूदा दौर में ये प्रिविलेज को कोडिफाई किया जाए, रहने दिया जाए, लेकिन इसको कोडिफाई किया जाए। बिल्कुल, जो संविधान में कहा गया था, जिसे अभी तक किया नहीं गया। कि हम पर्सनल लॉ कोडिफाई करना चाहते हैं, जो हमें मालूम नहीं सही क्या है। और सांसदों की अपनी प्रिविलेजेस क्या हैं, छोटी सी बात है, इस पे संसद कोडिफाई नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई? अच्छा, तो आपको इसमें लगता है, तो आपको लगता है कि कर्नाटक विधानसभा ने, हालांकि फैसले की प्रक्रिया अब जब इसमें है कि कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर फिर से विचार कर लें, तो जो स्पीकर विचार करने का मतलब हाउस विचार करे, या फिर स्पीकर अपने तहत वो फैसला दे सकते हैं कर्नाटक के कि ठीक है, इनको हम अपना फैसला वापस लेते हैं? नहीं, स्पीकर फिलहाल रोक सकते हैं, उसके बाद उन्हें हाउस के सामने ही जाना पड़ेगा। सवाल यह कि ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इसलिए कोडिफाई नहीं करती, जैसे ही कोई चीज लिखित में आ जाएगी तब वो लिमिटेड हो जाएगी, फिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगी। तो जस्टिस हिदायतुल्लाह, जो चीफ जस्टिस भी थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने भी ये कहा कि प्रिविलेजेस कोडिफाई ना हो तो बेहतर है। अच्छा, तो ये सब अपने हक में चाहते हैं, तो अगर वो कोई स्टिंग ऑपरेशन किसी सरकार को अपने खिलाफ लगता है तो आप नोटिस भेजिए, बुलाइए, जेल भेज दीजिए, और बीच में कुछ आपका लगता है कि माफी वगैरह हो जाए तो वो छूट रखना चाहते हैं। तो क्यों होना चाहिए प्रिविलेजेस? आपका बुनियादी सवाल ये है, आपका और संजय हेगड़े का पढ़ के मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, इसको एक संहिताबद्ध कोडिफाई करना चाहिए ताकि इसकी स्क्रूटनी हो। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, इस पर संक्षेप में जानकारी, विस्तार से जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुभाष कोली की।
फरीदाबाद के पास चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या हो गई, मगर किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने हत्या होते देखा या हत्यारों को देखा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के मोहाद गांव के 15 नौजवानों पर पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया, तब उसी गांव के सुभाष कोली आगे आ गए। जबकि पुलिस ने सुभाष के नाम से ही इन 15 नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया था कि ये पाकिस्तान की जीत के समर्थन में नारे लगा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे। काश जुनैद के साथ सुभाष भी होते तो उस ट्रेन में कुछ तो सच सामने आ जाता, मगर सुभाष की यह हिम्मत सामान्य नहीं है। वो पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि उन्होंने थाने में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। सुभाष का कहना है कि उनके एक झूठ से 15 नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि राजद्रोह का मामला हटाने के बाद भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने का जो मामला है उसमें 5 साल की सजा हो सकती है। 18 जून रात 9 बजे अनीस शेख मंसूरी कपड़े सिल रहे थे, तभी पुलिस की जीप उनके घर के बाहर आई और पकड़कर ले गई। 1 घंटे के भीतर उसी गांव से 7 और लोग उठाए गए। देश भर में इन नौजवानों के बारे में क्या क्या न बातें फैला दी गई, मगर डिश एंटीना का काम करने वाले सुभाष ने अनीस से अपनी दोस्ती निभा दी। उस रात जब अनीस को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब वहां जमी भीड़ में सुभाष भी अपने पिता के साथ खड़े थे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। बाद में अपने पिता के साथ शाहपुर थाना पहुंचे। पुलिस ने उनसे आने की वजह पूछी तो कहा कि वो अनीस के दोस्त हैं, रिहाई के लिए आए हैं। तब पुलिस ने उन पर तंज भी कसा कि एक हिंदू मुसलमान का दोस्त हो गया। कोली का कहना है कि थाने में 11:30 बजे के करीब पुलिस ने उनका फोन लिया, मोबाइल और 100 नंबर डायल किया, और जहां तक थोड़ा बहुत सुन पाए, पुलिस वाले ने फोन पर कहा कि मैं मोहाद से बोल रहा हूं, यहां कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। अगली सुबह पुलिस ने कोली को फोन किया, थाने बुलाया। जांच अधिकारी आर्य यादव रिपोर्ट लिख रहे थे। कोली के मुताबिक उन्होंने उसके सामने लिखा कि 15 लोगों ने पटाखे जलाए, साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मिठाई बांटी। कोली को रिपोर्ट पर साइन करने को कहा और कोली ने दस्तखत कर दिए, डरते हुए कि कहीं पुलिस उसी पर कोई केस न लगा दे, यानी कोली इस मुकदमे के शिकायतकर्ता बना दिए गए। सुभाष कोली पुलिस से डर गए, मगर उनका ईमान किसी से नहीं डरा। सुभाष अपने ईमान पर कायम रहे और सच बोल दिया कि उन्होंने 15 नौजवानों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। यही बात उन्होंने अदालत को दिए हलफनामे में भी कही है। सुभाष का कहना है कि उस रात कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से नारे लगाए, मगर गांव के लोग नहीं, और जिन लोगों ने लगाए वो नारे लगाने के बाद भाग गए। 15 नौजवानों को जमानत तो हो गई है, मगर सुभाष का कहना है कि पुलिस उसे धमका रही है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने सुभाष कोली से बात की है। सुभाष कोहली, जिनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरा मामला बनाया है, जो खुद कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा, वो इस वक्त मेरे साथ है। आपको क्या पुलिस धमकी दे रही है? आप सर अभी सर यादव साहब कोर्ट के अंदर है और मुझे कहते हैं कि बोले तू तेरा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, बोले तू यहाँ पे किस लिए आया, बोले तो किसने बुलाया, बोले मैं सच का सामना करना चाहता हूँ। उसमें मुझे पुलिस वाले धमकी दे रहे सर, और उसमें सर रात को 2:30 बजे शनिवार के रात के दिन रात को 2:30 बजे मैं घर पे आते हैं, मेरी मिसेज घर पे रहती है, और उन्हें कहते हैं कि शाम को उसे पुलिस स्टेशन में भिजवा देना। मैं नहीं चाहता हूँ सर, तो 4 बजे और संडे के दिन आते हैं 4 पुलिस वाले और घर पर कहते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देना। इनके कारण सर मेरे को गांव छोड़ना पड़ा सर 3 दिन के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के डर से आप? हाँ सर, पुलिस के डर से सर मेरे को अंडरग्राउंड सर बाहर रहना पड़ रहा सर, क्योंकि अगर मैं घर पर रहूंगा सर पुलिस के हाथ से तो मेरे को उठा के सर मेरी धुलाई कर देंगे, जैसे वो 15 बच्चों की थी सर उन्होंने। पहले क्या हुआ था सुभाष, क्यों आपको लेकर के गए, आप कुछ बता पाएंगे? क्यों आपके नाम पर शिकायत डाली? सर उस दिन क्या हुआ था सर, 18 तारीख की बात है सर, संडे का दिन था सर। उस समय 10:30 बजे हुए मेरे दोस्त एक अनीस मंसूर नाम का लड़का सर उन्होंने पकड़ लिया था, और साथ में मेरे पिताजी और मैं, और मेरे साथ एक साहिर मंसूर करके एक लड़का था सर। हम तीनों गाड़ी पर बैठे सर, और मैं पुलिस स्टेशन गया तो बिल्कुल क्यों आए थे पुलिस स्टेशन? कितने बजे का वक्त था जब उसको पकड़ा सर? उसको जब पकड़ा सर मिनिमम सर 9:15 से 9:30 के करीबन उसको पकड़ लिया था सर। और मैंने सोचा पर हिंदू समाज के है, लड़के की बेचारे कुछ गलती नहीं, इसने कपड़े काट रहा था, कपड़े सी रहा था सर उस समय वो, और उसको ये भी बताने कि मैच कौन जीता और कौन हारा। उसे जबरन यादव साहब आए, उसे उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? अनीस मंसूरी। आप बताओ, उससे नाम से पूछेगा कि तेरा नाम क्या है? अनीस मंसूरी। उस समय उसे उठाकर लेके चले गए। मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी पे मेरे पिताजी को बैठा, मेरे एक साथ मेरा दोस्त है साहिर मंसूरी, उसे बैठा। मैं पुलिस स्टेशन गया, मिनिमम 10:30 या 11:45 के करीबन पुलिस स्टेशन गया। तो मुझे क्या कहते उस समय, बोले तेरा नाम क्या है? मैंने बोला नाम सुभाष है। तो जैसा मैंने सुभाष बोला, उन्होंने मेरे को 2-3 चाटे मारे। उसके बाद में मेरे पिताजी मेरे साथ में थे, तो बोलिए कौन है? तो मैंने बोला मेरे पिताजी है। तो बोले पिताजी ने जिंदगी में किसी पुलिस के हाथ की थप्पड़ नहीं खाई लाइफ के अंदर। उस दिन मेरे पिताजी ने 2 से 3 चाटे खाए। और मेरे साथ जो मुस्लिम समाज समुदाय का जो लड़का था साहिर मंसूरी, उसका नाम पूछते उसे 2 मिनट में अंदर दलवा लिया सर। और उसकी 4-5 मिनट इतनी जबरदस्त धुलाई की, कोई जानवर को इंसान कम मारेगा, इतनी जबरदस्त धुलाई की थी। कह रहे हैं कि आपने फोन करके शिकायत किया? सर अगर मैं फोन करता, मान के चलो, तो मैं फोन कहां से करता सर? मोहद से फोन करता हूँ। और पुलिस गांव में कितने बजे आई थी? मिनिमम 8:30 बजे पुलिस गांव के अंदर टच
टच हो गई थी वो, तो उसके पास कॉल कट होंगे सर। जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ 10:30 बजे, मेरे मोबाइल के द्वारा वो 11:30 बजे खुद पुलिस स्टेशन से 100 नंबर डायल करते हैं एक पुलिस कर्मचारी, और कहते हैं मैं सुबह बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ मोहल्ले के अंदर 4-5 झगड़ा चल रहा है, तो कृपया आप गाड़ी के, अब वो बताओ मैं जहाँ से फोन करूंगा तो लोकेशन तो बहुत आना चाहिए ना। अगर मैं मोह से फोन कर रहा हूँ तो पुलिस चौकी से और मेरे मोबाइल के द्वारा फोन करते हैं, 100 नंबर डायल करते हैं, इसका लोकेशन प्राप्त करो, इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। आप उस दिन गांव में थे, क्या गांव वालों ने नारे लगाए थे, पटाखे फोड़े थे मैच के बाद? सर उस दिन मैं गांव में था, मेरे को इतना पता है कि मिनिमम 9 से 8:45 के बीच करीबन पुलिस वाले गांव के अंदर आए। मैं ये नहीं कहता कि गांव में फटाके फूटे नहीं, गांव में फटाके फूटे, 4-5 फटाके फूटे, कुछ बदमाशों ने फोड़े, वो अपने को पता नहीं किसने फोड़े और क्या फोड़े, मैं ये नहीं कह रहा, पर नारे कौन से लगे थे मैं आपको ये भी कहता हूँ। यादव साहब बिमली चौराहे के ऊपर आए और उन्होंने मिनिमम 8:45 से 9:15 के बीच में भारत माता की जय और वंदे मातरम यहाँ नारे खुद यादव साहब ने कहे थे। किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा था और किसी ने आपस में मिलकर मिठाई नहीं खाई थी सर। तो आपका कहना है कि पूरा मामला झूठा बना? पूरा मामला झूठा बना, इसमें पुलिस की सर्जगिरी है, इसमें सीबीआई जांच की जाए और जो बंदे गए उन पे जो धारा लगाई थी उन्होंने 120, 124 वो उन्होंने हटा दी क्योंकि उनको डर था। फिर उन्होंने 153 की धारा लगाई, वो बंदे बेगुनाह है तो उन्हें बेगुनाह जैसे उसमें कोई लड़के सीखे पड़े, किसकी शादी हुई, किसके बच्चे घर पे भूखे रो रहे, किसकी ये कोई गांव छोड़ के चले गए, आज उन परिवारों की हालत तुम देखेंगे सर तो रोना आता है सर। तो आपके गांव में पूरा हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आप उनके लिए आए हैं? सर आपने देखा 1992 से लेकर अब तो समझ मेरी उम्र तो अभी उतना मैं जूना पुराना हूँ, मेरे को जहाँ तक समझौता 2007 में यहाँ ब्रह्मपुर में दंगे फसाद हुए थे तो एक महोदय एक अकेला गांव था कि उस गांव के अंदर केवल मेला भरे गया था, वो भी हिंदू समाज हिंदू मुस्लिम एकता समिति के नाम से भर गया था। पूरे ब्रह्मपुर जिले में किसी स्थान पर मेला नहीं भरा गया था उस समय में, क्योंकि दोनों हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ने गारंटी ली थी मेले की, और दोनों की ये आज भी कायम रही है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे अभी तक भी एक दंगा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आपको कोई डर नहीं है पुलिस का? आपको सर मेरे को पुलिस का दबाव है, मेरे को चाहिए, मेरे घर पे पुलिस आना चाहिए, कभी मेरे को कुछ हो जाता है या पुलिस मेरे को लेके जाती है, इसमें टोटल पुलिस की जवाबदारी रहेंगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने मेरे सामने उन बच्चों को मारा है, वो डर मेरे दिल में है, इतना बेरहमी से मारता सर उन बच्चों को कि मैं आपको बता सकता नहीं सर। साफ तौर पर सुभाष कोहली जो इस वक्त अदालत परिसर में आए हैं, उनका साफ कहना है कि वो पुलिस के डर से मारे फिर रहे हैं और अगर उनको कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। और अभी कोर्ट में आके भी मेरे को परेशान कर रहे हैं सर, और इस अदालत के परिसर में भी इनको धमकी दी जा रही है, इनका साफ तौर पर यही कहना है। बुरहानपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। सुभाष की हिम्मत देखिए और उनकी बातों में जितनी बार हिम्मत साहस दिखता है उससे कहीं ज्यादा बार बार डर का जिक्र आता है। तो क्या ये डर का जिक्र आप भी अपनी बातों में ज्यादा करते हैं? मेरा एक ही सवाल है, सलाह है आपको, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए और ब्रेक ले लीजिए। देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो रही है। सरकार मानती है कि तैयारी पूरी है और थोड़ी बहुत दिक्कतों का उसे भी अंदाजा है, मगर संविधान संशोधन के अनुसार उसे हर हाल में 16 सितंबर की रात से पहले जीएसटी लागू करनी ही है। इसलिए अब उसके पास कोई समय नहीं बचा 1 जुलाई के अलावा। अखबारों में जीएसटी को सरल तरीके से समझाने को लेकर खूब अभियान चल रहे हैं और मीडिया में भी हर स्तर पर लोक शिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली के कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि उन्हें जीएसटी से नुकसान पहुंचने वाला है, छोटे कारोबारियों का व्यापार तक चौपट हो सकता है। इसके विरोध में मंगलवार को कपड़ा व्यापारियों ने चांदनी चौक में बंद का आयोजन किया। वहीं सूरत, अहमदाबाद से लेकर भरतपुर तक में कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार कपड़ों पर 5% जीएसटी लगा रही है, जबकि आजादी के बाद कभी कपड़े पर टैक्स नहीं लगा। उनके क्या मसले हैं, आप सुनिए। आज पहले हमारे पास छोटा कारीगर लहंगा लेके आता था, उस पर हमें उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो हमें लहंगा लेके आता था और हम उसे उसकी पेमेंट कर देते थे और उसे उस हिसाब से अपना थोड़ा प्रॉफिट रख के व्यापारी को बेच देते थे। पर आज वो छोटा व्यापारी जो लहंगा बना के कारीगर है, वो कहाँ से हम लोगों को बिल देगा और हम कहाँ से उसे शो करेंगे और कहाँ से उसे अपनी सेल के अंदर दिखाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है ऑनलाइन रिटर्न भरो, ना यहाँ पे टावर आते हैं, ना यहाँ पे अकाउंटेंट है। कपड़ा लाइन में आधे से ज्यादा आदमी अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि ऑनलाइन क्या है। हम उन्होंने जिस आदमी ने थाना नहीं देखा अपनी उम्र में, वो आज उसको जेल भेजने का प्रावधान कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती हो गई, हम कम पढ़े लिखे हैं, हमसे कोई रिटर्न भरने में गलती हो गई तो हमारे को जेल भेजेंगे। हमने क्या व्यापार, मतलब कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी।
अच्छा, और यहाँ पर लगभग कितने व्यापारी इकट्ठे हुए? 20,000 व्यापारी आज की तारीख में चांदनी चौक में है और सड़क पे उतरा हुआ है, जो जीएसटी के विरोध करता है और बिल्कुल घोर विरोध करता है। 50 मार्केट से 50 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, सारा 50 जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं। अच्छा, जो तैयारी का लेवल है, देखिए 3 दिन बाद ये प्रोटेस्ट चल रही है, वो अलग बात है, बट 3 दिन बाद जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, 1 तारीख से लागू हो जाएगा। हमारा तो तैयारी का लेवल क्या है? तैयारी का कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। 27, 28, 29 3 दिन का हमारा बंद है। 30 तारीख को हम सरकार का जवाब का इंतजार करेंगे, नहीं तो 1 तारीख से हम अनिश्चितकाल जाने का फैसला। जीएसटी का विरोध पूरे देश भर के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो कर रहे हैं और इस वक्त मैं चांदनी चौक के कटरा धुलिया बाजार में हूं। यहां पर हर रोज जो है वो करोड़ रुपए का कारोबार होता है, हजारों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में सिंघानिया साहब हैं। सिंघानिया साहब, ये बताइए कि आखिर 5% जीएसटी का टैक्स लग रहा है केवल कपड़े पर, क्यों विरोध हो रहा है इस तरह से? मैंने आपको बताया जैसे कि जिस व्यापार पे कभी कोई टैक्स था ही नहीं, आप उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज इतनी बड़ी चीज नहीं है, अचानक उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। उसके क्रियान्वयन में, उसके इम्प्लीमेंट में इतनी प्रॉब्लमें हैं कि गवर्नमेंट भी आज तक क्लियर नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट में किसी भी आदमी से सलाह कर लीजिए, गवर्नमेंट खुद क्लियर नहीं है। उसके अलावा देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, हमें सिर्फ 27 दिन दिए। अच्छा, एक चीज सर और बताइए कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जैसे लेडीज सूट यहाँ पर बिकता है, अगर कोई उस सूट को बनवा के किसी से और उसके बाद दोबारा उसको बेचता है, या बहुत से छोटे छोटे कारीगर हैं, उन पर किस तरीके का सर फर्क पड़ेगा? उनको भी क्या कोई सर्विस टैक्स देना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उनको भी सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। क्या सर? उनको 12% का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स बनाया है और ये खाली व्यवसाय नहीं है, ये कुटीर उद्योग है। इसमें औरतें अपने घर पे काम करती हैं, वो लाती हैं, मतलब बड़ा बिखरा हुआ व्यापार है। तो ये ऐसा है कि ये एक छोटा सा बिल है जो कि मैं विदाउट जीएसटी के पहले मैं देता था। तो अब ये कोई एक छोटा आदमी है जिसने मेरे को बिल दिया है, अब मुझे ये बताया जाए कि जब मैं इसका पेमेंट करूंगा जीएसटी के बाद, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ये मेरे को बताया जाए। जबकि मेरे को लगता नहीं कि उनके किसी के पास ये इस चीज़ का जवाब है। अगर इस चीज़ का जवाब है तो हर चीज़ का जवाब हो जाएगा, क्योंकि हर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ही कठिन है। अभी सरकार ने जो जीएसटी रूपी नाग सूरत के कपड़ा व्यापारियों के गले में डाल दिया है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम व्यापार करें कि अकाउंट्स करें। सूरत का व्यापारी टैक्स देना चाहता है, परंतु इंस्पेक्टर राज से और कागजों से उनको मुक्ति चाहिए। क्या मुख्य डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड तो एक ही है कि वैसे केंद्र सरकार और गुजरात सरकार हमेशा कोई भी नई योजना करते हैं तो हर महाजनों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और हर महाजन हर उनकी योजना सफल बनाने में 10-10, 15-15 दिन साथ में लगी रहती है। तो ये जीएसटी अचानक जो 3 जून को लगा रखा है, तो वो सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान की महाजनों को इनको बुलाना चाहिए और इनको समझाना चाहिए, तब जाके सेमिनार भी होगा, फिर एजुकेशन होगा, उसके बाद ये टैक्स लगाने की बात आएगी। ये 60-70 साल से कपड़े के ट्रेडर पे कोई जात का टैक्स नहीं है, तो अभी सब लोगों की एक ही मांग है कि पहले तो जीएसटी दूर करो और महाजनों को साथ में रख के एक टेबल पे बैठ के अपने इसके अंदर क्या कर सकते हैं आगे, तो व्यापारी को भी कॉन्फिडेंस में लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। पर सरकार ने तो साफ कर दिया है कि 1 से हम लागू करने वाले हैं, तो इसके चलते अब रणनीति क्या रहेगी? इसमें रणनीति क्या है कि ये स्वयंभू रणनीति हो गई है। आप देख सकते हो हर मार्केट आज रिटेल शॉप है, आज उद्योग है, आज एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, पैकिंग वाले, सब लोगों ने बंद कर दिया है। सब लोगों को पता है कि इसके अंदर अपने को क्या करना है, वही अपने को पता नहीं है। तो सरकार से को समझना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर डेप्थ में जाके इसका कोई अच्छा निराकरण आवे, ऐसे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। कि देखिए, प्रिविलेजेस में जब मैंने आपको लास्ट टाइम जब राष्ट्रपति पे बात हुई थी तो कहा था कि भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की क्वीन से अलग है, ऐसे ही भारत की संसद इंग्लैंड की संसद की तरह संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है।
आप ये देखिए कि इंग्लैंड की संसद के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कुछ भी कर सकती है, इस हद तक कि किसी मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। भारत की संसद जो है वो सर्वोपरि नहीं है, संविधान सुप्रीम है भारत में। इसलिए यहां पे भारत की संसद को वो सारी प्रिविलेजेस क्लेम करना, आप सोचिए जब संविधान बना हमने ये कहा कि भारत की संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो अंग्रेजों की संसद के होंगे। और आप ये सोचिए कि बाबरी मस्जिद के बारे में कल्याण सिंह ने कहा था कि ये दास्ता की निशानी है, लेकिन आप ये देखिए कि ये अनुच्छेद 105 में साफ लिखा था कि संविधान में संसद के विशेषाधिकार वो होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं। और उसे बाद में 42वें संशोधन से सिर्फ इतना अमेंड कर दिया कि वो अब वो होंगे जो 20 जून 1978 को हाउस के थे, जिस दिन 44वां अमेंडमेंट जो है बना। तो आज भी भारत की संसद के विशेषाधिकार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के बराबर हैं। मैं समझता हूं संसद की कार्रवाई करने में कोई किसी तरीके का रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता, इसलिए संसदों को उसके डर की जरूरत नहीं है, उनको किसी अरेस्ट से प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। यह बात सही है कि संसद में बोलने की एक खुली आजादी होनी चाहिए और वो आजादी संविधान ने उन्हें दी है। आप ये समझिए कि नागरिकों का जो अधिकार है स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसमें बहुत सी तकरीबन 10 उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं जो अनुच्छेद 19(2) में दी हुई हैं। लेकिन संसदों का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट अधिकार है और उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि भाई बोल संसद में रहे हो, संसद में जो कुछ भी बोलेंगे, जो भी वोट वो देंगे, लेकिन वो पूरी तरह संविधान। लेकिन सर ये जो कर्नाटक वाला मामला है ये तो सदन के बाहर का मामला है। सदन के बाहर, सदन के दूसरे, जितना मैं पढ़ रहा था उसमें यही लिखा जो समझा कि जो विशेषाधिकार का मामला है वो सदन के भीतर सांसदों को वो परिभाषित करता है, उसी के तहत आता है। मैंने उनके अधिकार पर किसी ने अतिक्रमण किया हो या उनसे झूठ बोला हो या उन्होंने कोई गलत। धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने संविधान के बड़े मुद्दों को अपने प्राइम टाइम में उठाया। ये आप समझ लें कि संविधान का एक सिद्धांत है कि जिसके पास शक्तियां होंगी उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। तो इंग्लैंड में जब राजतंत्र था और धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई तो पार्लियामेंट में कोई राजा के खिलाफ बोलता था तो उसके विरुद्ध अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी आप देखिए कि 1453 में थॉमस थॉर्प जो स्पीकर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के, वो एक फाइन नहीं दे पाए और वो फाइन के नॉन पेमेंट पे उनके सजा दी गई। उसके बाद 1512 में स्ट्रेट केस में इनको सजा दी गई जेल की, क्योंकि इन्होंने 3 बिल ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो राजा को पसंद नहीं थे। फिर 1629 में एलियट हॉलिंस और वैलेंटाइन को इस बात पे सजा दी गई कि इन्होंने देशद्रोह वाली स्पीचेस दी। और 1543 में फेरार्स को अजीब गरीब बात थी कि ये एक किसी के श्योरिटी थे, किसी ने कर्ज लिया था और वो कर्ज पे नहीं किया, इस बात पे इनको सजा दी गई। तो ये सारी जितने भी मैंने आपको केसेस बताए इंग्लैंड से जी, इन केसेस में ये था कि जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको राजा के विरुद्ध विशेषाधिकार दिया जाए। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में जहां संसद जो है सर्वे सर्वा है, वहां संसद को इतने अधिकारों की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं नागरिकों को अधिकारों की जरूरत है। इसलिए क्योंकि आज संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, वहां पे बोलने पर कोई किसी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकता।
इसलिए मैं समझता हूं कि प्रिविलेजेस की ज्यादातर जरूरत जो ऐतिहासिक थी इंग्लैंड में वो समाप्त हो चुकी है। अच्छा, अब क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं है प्रिविलेज की जरूरत? मैं इसलिए कह रहा हूं कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21 जून को कर्नाटक की विधानसभा ने 2 संपादकों को 1 साल के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया। 2014 में कांग्रेस के 2 और बीजेपी के 1 विधायक ने 2 पत्रिकाओं के संपादकों के खिलाफ उनकी मानहानि करने के लिए लेख छापने का मामला सदन में उठाया। उस वक्त के स्पीकर ने मामले को विशेषाधिकार समिति में भेज दिया। उस समिति ने अपना प्रस्ताव दिया और मौजूदा स्पीकर जो उन 3 शिकायतकर्ताओं में शामिल थे, इन पत्रकारों को जेल भेजने का आदेश बढ़ा दिया। गृह सचिव को विशेषाधिकार कमेटी का कहना है कि रवि बेलागरे बार बार समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए, मगर अनिल राजू ने माफी मांग ली। इसके बाद भी दोनों कई ऐसे लेख छापते रहे जिनसे इनकी मानहानि होती रही। बस स्पीकर के आदेश होते ही विधानसभा के सचिव ने सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दिया कि आदेश का पालन हो, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पत्रिकाओं में जो कुछ छपा था उसका संबंध सदन की कार्यवाही में से नहीं था और ना ही उन लेखों से सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचती है, मगर हमारे पास वो लेख उपलब्ध भी नहीं, इसलिए हम उसके कंटेंट पर चर्चा नहीं कर सकते। हाई बेंगलोर और येलाहांका वाइस के संपादकों को 1 साल की जेल के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा हुई है। इस फैसले के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की भी आलोचना हो रही है कि जो पार्टी दिल्ली में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आवाज उठाती है, वो बेंगलुरु में कैसे यह सब होते देख सकती है। हालांकि यह फैसला सदन का है। 2014 में पत्रिकाओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत करने वालों में मौजूदा स्पीकर भी हैं जो तब विधायक थे। जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष HD कुमारस्वामी ने इसे अच्छा नहीं माना है और स्पीकर से अनुरोध किया है कि इस पर विचार करें। विशेषाधिकार हनन के मामले में निंदा होती है, फटकारा भी जाता है सजा के तौर पर, मगर जेल भेजने की सजा किसी ने अभी सुनी नहीं। बस यही से विवाद शुरू हो गया कि क्या विधायिका को वो फैसले लेने चाहिए जो न्यायपालिका का काम है। जेल भेजने का काम न्यायपालिका का होता है। हालांकि सदन की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं। इससे पहले देखिए 2006 में यूपी विधानसभा ने IBN 7 के खिलाफ 3 विधायकों के स्टिंग करने पर विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। हाल ही में टीवी टुडे ग्रुप ने जब मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित एक स्टिंग किया, तब विधानसभा ने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया। अब कर्नाटक का मामला सामने है। क्या इन 2 पत्रकारों को जेल भेजने और जुर्माना तय कर सदन ने अपने विशेषाधिकार की सीमा का ऐसा विस्तार कर दिया है? हिंदू अखबार ने 26 जून के अपने संपादकीय में लिखा है कि संविधान ने विधायिका को कुछ विशेषाधिकार तो दिए हैं ताकि सदन के भीतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और सदन चलाने में किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव पैदा न किया जा सके। क्या किसी पत्रकार या सदन के बाहर के सदस्य को इसके दायरे में लाया जाना उचित है? पान सिंह तोमर का एक डायलॉग याद आता है जब उसका किरदार कहता है कि संसद में तो डाकू होते हैं। क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है? क्या कोई लेख सदन की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है? उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अगर तत्व हो भी उस लेख में, तो क्या विशेषाधिकार कानून या प्रक्रिया इन सब बातों को लेकर स्पष्ट है? हमने इस संदर्भ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट नाम की एक मोटी सी किताब के पन्ने पलटे, जिनके लेखक MN कौल, SL शक्धर हैं और जिसे PDT आचार्य ने संपादित किया है। इसके पेज नंबर 303 से 311 के बारे में विशेषाधिकार की प्रक्रिया के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है कि जैसे उसका सार है कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठाने से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी अनिवार्य है। विशेषाधिकार का मामला उठाने के लिए सदस्य को लिखित रूप में लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को देनी पड़ती है। नोटिस के साथ साथ दस्तावेज भी सौंपना अनिवार्य है। नोटिस मिलने के बाद स्पीकर तय करती हैं कि सदन में विशेषाधिकार का मामला उठे या नहीं। इसके बाद स्पीकर का फैसला सदस्य को बता दिया जाता है। स्पीकर मना भी कर सकती हैं, तब जाकर सदस्य सदन में विशेषाधिकार का सवाल उठाते हैं। सदन की एक बैठक में एक से ज्यादा विशेषाधिकार के मामले नहीं उठाए जा सकते। स्पीकर की सहमति के बाद ही विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार होता है। विशेषाधिकार समिति जब जांच कर रिपोर्ट देती है तो स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसे वहीं रिजेक्ट कर दें या स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार कर लेती हैं तो उसे सदन के सामने रखती हैं और सदन उस रिपोर्ट पर फैसला लेता है। इस किताब के पेज नंबर 310 पर लिखा है कि अगर किसी अखबार की रिपोर्ट में सदन की कार्यवाही के मामले में गलत जानकारी लिखी गई है या सदन या सदस्यों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है, तब स्पीकर हो सकता है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में फैसला देने से पहले संपादक को अपना पक्ष रखने के लिए कहें। अगर संपादक माफी मांगते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं या संशोधन छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब स्पीकर विशेषाधिकार हनन का मामला उठाए जाने की अनुमति नहीं देती है, खारिज कर देती है। कई बार सदस्य इस बात के लिए भी
प्रिविलेज का नोटिस देने की अनुमति मांगते हैं कि पुलिस अधिकारी ने धक्का मुक्की की, असॉल्ट की, शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इसके बारे में भी किताब के पेज नंबर 311 पर लिखा है। वो दिलचस्प है कि एक के बाद एक कई स्पीकर ने माना है कि अगर सदस्य संसदीय कार्य से अलग किसी काम के लिए यानी पैरवी वगैरह के लिए, ठेकेदारी के लिए गया है और उसके साथ धक्का मुक्की हो जाए या बुरा बर्ताव हो जाए तो वो विशेषाधिकार के हनन का मामला नहीं है। फिर शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ तो वो विशेषाधिकार नहीं होगा, उसका हनन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी विधानसभा के भीतर लोकसभा या उसके सदस्य के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी कोई कर देता है तो उसके खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार का नोटिस स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हर सदन की अपनी गरिमा और स्वतंत्रता, स्वायत्ता होती है। इसके लिए पेज नंबर 314 पर एक केस का जिक्र है कि सदन की अवमानना या विशेषाधिकार के हनन के मामले में सजा का प्रावधान है। जिस किताब का मैंने हवाला दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, उसी पर 272 नंबर पर लिखा है कि अगर अवमानना या विशेषाधिकार का हनन बहुत गंभीर नहीं है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, तो अवमानना करने वाले व्यक्ति को सदन की दहलीज पर बुलाकर शब्दों से प्रताड़ित किया जाए। इसके लिए लोकसभा में अभी तक ऐसे सिर्फ 2 मामले हुए हैं जब सदन की दहलीज पर बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। मतलब वो दरवाजे पर खड़े रहते हैं और सदन अपनी नाखुशी जाहिर करता है। इनमें से एक मामला एक साप्ताहिक पत्रिका द ब्लिट्ज में छपे लेख का भी है। एक केस में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी प्रताड़ित किया गया, मगर उन्हें सदन की दहलीज पर नहीं बुलाया गया, सिर्फ हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था। पेज नंबर 273 पर प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में लिखा है कि विशेषाधिकार के मामले को तय करते समय सदन के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति होती है। सदन कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस मामले में सदन ही सर्वोच्च है, मगर सदन को संविधान के दायरे में ही फैसला लेना होगा। अगर सदन चाहे तो उसके पास जो सजा देने का अधिकार हैं वो पर्याप्त नहीं, अगर उसे लगता है तब वो इस मामले को अदालत में भेज सकता है। जितना पढ़ा उससे यही समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है, मगर इंडियन एक्सप्रेस में संजय हेगड़े ने लिखा है कि वहां भी बहुत सारी स्पष्टता नहीं है। एक बार लोकसभा की पब्लिक गैलरी में किसी विजिटर ने नारे लगा दिए, उनके पास से 2 पिस्टल मिल गई और पटाखे भी। सदन के एक महीने की कड़ी सजा जेल की सुनाई थी। स्पीकर के आदेश पर इस फैसले को पुलिस के पास भेज दिया गया। 19 दिसंबर 1978 को छठी लोकसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आर.के. धवन और डी सेन को विशेषाधिकार हनन के मामले में 2 सत्रों के बीच जो प्रोरोगेशन होता है उसके समय में जेल भेजने का फैसला सुनाया था और सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिए जाने का भी फैसला था। मगर 7 मई 1981 को 7वीं लोकसभा ने एक दूसरा प्रस्ताव पास कर इन तीनों को निर्दोष करार दिया और पुराने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। आज हमारे साथ फैजान मुस्तफा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ और नलसर लॉ कॉलेज हैदराबाद के वाइस चांसलर। फैजान साहब, कड़ियों से शुरुआत करते हैं कि ये विशेषाधिकार आया कहां से। जितना पढ़ा मैंने संविधान सभा की बहस, उससे यही लगा कि अगर ये ना हो प्रिविलेज सांसदों या विधायकों के पास तो वो सदन में बोलते समय वो खुल के नहीं बोल सकते। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाके नहीं कह सकते कि विधायक ने हाई कोर्ट के बारे में कोर्ट के भीतर, हाउस के भीतर इतना कुछ कहा है। तो इतनी आजादी, निर्भीकता प्रदान करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दी जाती है। रवीश, मैं आपका